मेरे को लगता है कि किसी भी स्टार्टअप के लिए किसी ना किसी एक अम्ब्रेला के नीचे काम करना ज़रूरी है। हम अगर कोई स्टार्टअप जैसे मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर्स के जी, लोग ज़्यादा होते हैं, जी, क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से उतने फाउंडर्स नहीं मिल नहीं मिल पाते हैं। पाता। जी, अब वो ट्राई करते हैं हॉस्पिटल्स में जाने का, जी, ट्राई करते हैं लोगों से मिलने का, क्लिनिशियन के कॉन्फिडेंस की भी बात करते हैं। जी। क्या एविडेंस आपको लगता है कि होना चाहिए स्टार्टअप्स के पास में, ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आए कि कभी स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल या डिप्लॉयमेंट मॉडल पे जा जी, रहा है जी, तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मेरा ये कॉन्फिडेंस है, जी, ये स्टार्टअप में होना चाहिए, ये जी। दीज आर द चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट, ये टिक होनी चाहिए सारी, वो आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखो, जब लेवल ऑफ एविडेंस की बात मेडिसिन में की जाती है तो हर एक जना चाहता है लेवल 1 एविडेंस होना चाहिए, ग्रेड ए होना चाहिए। बट जब हम मशीन इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हमारे थ्रेशोल्ड काफ़ी लो होते हैं उसमें। और अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें और वो भी हम अपने इंडियन या साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो आपको ना तो, हमने जैसे शुरू में कहा, ना तो आपको उस पे मेटा एनालिसिस होंगे, ना सिस्टमैटिक रिव्यूज़ होंगे। एंड एक ड्रग ट्रायल में करना और एक मशीन इक्विपमेंट में ट्रायल करने में काफ़ी फ़र्क होता है। जी दोनों मैम। की जर्नी काफ़ी फ़र्क होती है। उसमें इंडस्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा होता है, फार्माकोपिया का रोल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको कई बार इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, असेंबल करनी पड़ती हैं। तो उस वाले केस में मुझे ये लगता है कि अगर हम लेवल 3 तक का भी एविडेंस जनरेट कर पा रहे हैं और उसमें लेवल के बजाय मेरे को लगता है सेफ्टी एफिकेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि हम इस पे जाएँ कि हम बहुत हाई लेवल ऑफ एविडेंस देखें। अब एक क्लिनिशियन को भी मैम क्यों एंगेज होना चाहिए किसी स्टार्टअप में, उनकी हेल्प फॉर क्लिनिकल वैलिडेशन पे बहुत सारा पर्सपेक्टिव जी, क्लिनिशियन का भी जी, डिपेंड करता है इसमें जी, मैम। जी। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग एम्स में बैठे हैं और हमारे को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट मिला हुआ है, और हम जब जॉइन करते हैं तो हमें पता है कि रिसर्च, एजुकेशन और क्लिनिकल, ये हमारे तीनों मैंडेट हैं और हम उसी मैंडेट के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि हमें हर स्टेज पे हमने कितनी ग्रांट्स अप्लाई करी, कितना हमने रिसर्च वर्क किया। तो शायद हमारे वो इनबिल्ट हमारे में वो इंटरेस्ट आ जाता है, पैशन आ जाता है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत सारे क्लिनिशियल इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, जी बिकॉज़ मैम। उनको लगता है कि ये एक एडिशनल वर्क है या एडिशनल बर्डन है, हम क्यों करें उसमें। तो उसमें आप देखो कि जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे, हम लोग अपनी नीड्स को नहीं बताएंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि जब हम मरीज़ों का इमरजेंसी में ऑपरेशन करते हैं तो हम पेट की स्किन को खुला छोड़ देते हैं, हम उसको अपने मेडिकल टर्म में लेप्रोस्टमा बोलते हैं। उस पे जो लगाने वाली ड्रेसिंग है, वुंड मैनेजर, और ये सर्जरी ऐसी होती है कि आई थिंक हिंदुस्तान में, मतलब पर डे भी आप देखा जाए तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1000-1500 सर्जरीज हर मिनट में हो रही होंगी पूरे देश में। हम्म। पर वो जो डिवाइस है वो इंडिया में आज तक भी इंपोर्ट होता है, बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। तो जब तक हम क्लिनिशियन सामने आके ये नहीं बोलेंगे, और ऐसा नहीं है, हमारे हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो, उन्होंने तो विश्व को कैप्चर किया हुआ है, तो अगर हम अपनी नीड उनको बताएंगे और हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे तो वो जो मैं जिस बात की डिवाइस की बात कर रही हूँ, वो इतना कॉस्टली है कि एक छोटा सा डिवाइस 8 से 10 हज़ार रुपये में मार्केट में मिलता है, और किसी भी एक आम पेशेंट को ख़रीदने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है। और ड्यूरिंग हिज और हर हॉस्पिटल स्टे उसको कम से कम 20 या 25 उस तरह के वुंड मैनेजर ख़रीदने पड़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम क्लिनिशियन आगे नहीं आएंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, चाहे हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। बेसिकली हम रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट पेन जी, पेन पॉइंट्स जी, एक स्टार्टअप्स को, एक बिजनेस बिल्कुल, ओनर को मिल सकते हैं फॉर द बिल्कुल, क्लिनिशियन, बिल्कुल, एंड क्लिनिशियंस को भी वैसे ही ट्रस्ट अपने और बिल्ड बिल्कुल। करना पड़ेगा फॉर द जी, स्टार्टअप्स। जी, यस मैम। सो मैम, अगर हम बात कर सकें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि व्यूअर्स ये जानना भी चाहते हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे पास आते भी हैं, हाउ द स्टार्टअप्स कैन अप्रोच द क्लिनिशियन फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम? अ, अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए आना है तो देखिए, दो सेक्टर्स में हम बांट सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल सीएसआर में काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनके पास सीएसआर में फंड होता है। तो वो उनके जो भी जो आई वुड से ओनर हैं या मैनेजर्स हैं, उसमें आई थिंक वो डायरेक्टली क्लिनिशियन के बजाय दे हैव टू अप्रोच द मैनेजर्स और द पीपल हु आर मैनेजिंग दोज फंड, चाहे वो उनका हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड होता है या कुछ होता है। तो
उसके थ्रू वो वहाँ पे जा सकते हैं, जिसमें कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे को लगता है कि वहाँ पे वो चैनल होता है। अगर वो हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में तो डायरेक्टली क्लिनिशियन से अप्रोच तो एक रास्ता है ही, वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो बाकी सारे काफ़ी सारे आजकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि आपके पास एक रिसर्च हब होना चाहिए। तो वो ये देखें कि कौन उस रिसर्च हब को ओन करता है, चाहे वो डीन रिसर्च हैं वहाँ के या फैकल्टी इंचार्ज है रिसर्च के, उनके थ्रू वो उनको अप्रोच करें और फिर वो ये देख सकते हैं कि किस फैकल्टी का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो आपको उनके साथ लाइजनिंग करा सकते हैं। मैम। और अदरवाइज़ तो आईसीएमआर और जो आईआईटीज़ वगैरह हैं वो है ही। और जैसे हम बोलेंगे कि जैसे आईसीएमआर ने ये एक नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी बनाया है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अगर लोगों को नहीं मालूम है इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड फॉर देम, बिकॉज जहाँ पे भी वो असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और हम लोग हमेशा एनकैट में कहते हैं कि चश्मा भी हेल्थ असिस्टिव टेक्नोलॉजी राइट मैम। है। तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम चश्मा टू वॉकर, गिरने से बचने के उपाय या विजन इम्पेयरमेंट, आई से लेके ईयर से लेकर के आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, लोकोमोटर से रिलेटेड या फिर ऑर्थोपेडिक या ट्रॉमा सर्जिकल डिजीज़, हम ये 5-6 डोमेन्स हैं जिनको कि कवर करते हैं एनकैट में। तो इसमें अगर कोई भी स्टार्टअप के दिमाग में कोई भी विजन है तो वो बड़े आराम से, हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, एंड सबसे बड़ी बात है कि पूरी जो लैब में आपको एक वो एनवायरनमेंट मिलेगा। एंड अगर आपको लगता है कि आप इस लैब में आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो आप लैब में आइए, विज़िट करिए। आपका जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो आपके सवाल जवाब हैं, उनका पूरा यहाँ पे जवाब मिल सकता है जी आपको। मैम। मैम, आपको लगता है कि क्लिनिशियन के जुड़ने से स्टार्टअप जर्नी में फंडिंग का रास्ता आसान हो जाता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब भी, जैसे हम भी उन ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जहाँ पे कि हम प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते हैं और उनको फंड एलोकेशन करते हैं, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि इनके पीछे कौन है, मतलब हु इज़ बैकिंग देम, हु इज़ मेंटरिंग देम। और अगर हमें लग जाता है कि हाँ, जो मेंटरिंग करने वाला जो पर्सन है उसके क्रेडेंशियल्स कैसे हैं और क्या वो अपने प्रोडक्ट को आगे तक पहुँचाने में मदद करते हैं या वो कौन से इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ता जी है। मैम। जी। मैम, बात करते हैं अब एथिकल कंसिडरेशंस जी। की। मैम, एथिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ एनी क्लिनिकल वैलिडेशन, एज वेल एज अगर हम देखें कि हम एथिक्स के लिए कब जाना चाहिए एथिकल अप्रूवल के लिए स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से? जी। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जो एथिक्स है ना वो इसका आत्मा है। बेसिकली किसी भी आप डिज़ाइन में जाएं, किसी भी स्टार्टअप में जाएं, और एथिक्स से बाइंडिंग जो है वो क्लिनिशियन के लिए भी उतनी ज़रूरी है और स्टार्टअप के लिए भी उतनी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी लेवल पे आप ये सोचें कि मैं शॉर्टकट्स कर लूँगा या मैं झूठे आश्वासन दे दूँगा या मैं बोल दूँगा कि हाँ मैंने इंश्योरेंस कवर करूँगा और कल को किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप उस पे बैकआउट कर जाते हैं, तो जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो रह जाती है। और आजकल मैंने देखा है कि सभी इंस्टीट्यूट की जो एथिकल कमेटीज़ हैं, दे हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर आपका प्रपोजल जेन्युइन है, अगर आपने पेशेंट के रिलेटेड सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम इफ़ एनीथिंग एडवर्स हैपन्स तो आप उसको कैसे कवर करेंगे, कई बार इवन ट्रैवल को भी कवर करना पड़ता है। तो दोनों के पर्सपेक्टिव से मेरे को लगता है कि अगर कहीं पे भी कोई भी एथिकल, और अभी रिसेंटली इतना बड़ा एक हमने देखा था कि एआई के टाइम पे एक इतना बड़ा इशू हुआ था जो कि यस मैम। सभी लोगों ने मीडिया पे देखा होगा। तो वन शुड नॉट टेक एनी शॉर्टकट्स फॉर एथिक्स, क्योंकि फिर आप उठ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। यस मैम। मैम, कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक एथिकल अप्रूवल के, अगर बता सकें? देखो, एथिकल अप्रूवल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो कंसेप्ट नोट है, जो आपका प्रपोजल है, वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपने गैप असेसमेंट किया तो क्यों गैप है, क्यों आप ये करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप अगर करना चाहते हैं तो मेथडोलॉजी आपकी क्या रहेगी, वो विच शुड बी वेरी थ्रेडबेयर। कुछ चीज़ें कई बार ये लगता है कि ये बहुत छोटी हो सकती है कि मैं रैंडमाइजेशन कैसे करूँगा या मैं ऑब्जर्वरशिप में मैं 1 दिन में करूँगा, 3 दिन में करूँगा, 6 महीने में। तो मेथोडोलॉजी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो सेटअप है, जहाँ पे आप उस स्टडी को करने जा रहे हैं, उस सेटअप के बारे में आप एक बैकग्राउंड आपको कुछ अच्छे से उसमें देना चाहिए।
कंसेंट का आप ध्यान रखेंगे, फिर आप आगे चल के जैसे भी जो आपकी प्रोडक्ट है उसके जितने भी सर्टिफिकेट्स रिलेटेड हैं, सेफ्टी के, एफिकेसी के, अप्रूवल्स, रेस्को अप्रूवल्स हैं, ये सारी अप्रूवल्स आपकी उसमें अटैच्ड होनी चाहिए। इंश्योरेंस कवर, उसमें कई बार ऑडियो इंश्योरेंस कवर होता है, कई बार पेपर इंश्योरेंस कवर होता है, कई बार वीडियो इंश्योरेंस कवर होता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। आपका जो मेंटर्स हैं उनका जो सीवी है वो प्रॉपरली उसके साथ अटैच्ड होना चाहिए। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द बजट। बजट के बारे में आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ओवर हाइप्ड, इट शुड नॉट बी अंडर हाइप्ड, इट शुड बी, आई वुड से, न्यूट्रल। और अगर कहीं पे भी कुछ स्टार्टअप में अगर मान लो कि आपको एनिमल स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें फिर पूरी गाइडलाइंस ही सेपरेट हैं, तो उसमें फिर आपकी एक एनिमल एथिक्स कमेटी है, उसको भी आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। और बाकी आईसीएमआर ने अपनी जो गाइडलाइंस बनाई हुई हैं टू कंडक्ट एनी ट्रायल और एनी स्टडी, उसको पूरा आपको पढ़ लेना चाहिए पहले से, जब भी आप किसी ट्रायल के लिए या किसी भी उसके लिए करें। आपको एक CTRI, हमारी एक वेबसाइट होती है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है जब भी आप किसी स्टडी को या किसी भी ट्रायल को करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस स्टेप को भूल जाते हैं, Yes, ma'am. और जब आप अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं और आप उसको छापने की कोशिश करते हैं और आपके पास CTRI नंबर नहीं होता है, तो देन यू आर टोटली एट लॉस, बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू पब्लिश दैट। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। यस मैम। मैम आपने CTR एंड CDSO की बात की, सो जी रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने होते हैं स्टार्टअप को। जी बहुत सारे स्टार्टअप्स को ऑब्वियसली ये सब नहीं पता होता है। जी जी। सो कब एग्जैक्टली हमें CDSO के पास जाना चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी? देखिए, अभी हम TRL की बात कर रहे थे, तो जब तक हमने वो बेसिक स्टेप्स अपने पूरे नहीं करे हैं, हमारा जो प्रोटोटाइप है वो एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक नहीं पहुंच के आ पा रहा है, तब तक तो आप CDSO अप्रूवल के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो देर आर पीपल हु आर इनटू इट, कि कब आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना है, यस मैम। डिज़ाइन पेटेंट के लिए अप्लाई करना है, कॉपीराइट्स के लिए अप्लाई करना है, तो ICMR भी इसमें हैंड होल्डिंग करता है। एंड देन वी हैव पीपल एट NCAT ऑल्सो जो कि इसमें समझा सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई फोटे। जितना मेरे को अपने ट्रायल्स के लिए ज़रूरत होता है उतना पता होता है, बट आई थिंक सम पर्सन हु इज़ इनटू इट should be able to reply better in that. ओके, तो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम लोग आज हमने जो बात करी वो क्लिनिकल वैलिडेशन और क्लिनिकल पर्सपेक्टिव पे बात की है। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, हमारे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो PIs हैं उनसे हम बात करते रहेंगे। आपके लिए आज का जो लेसन है वो यही है कि आपको क्लिनिकल वैलिडेशन, आपको TRL 7 के बाद स्टेज पे NCAT का आप अप्रोच कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर स्टेज पे इन्वॉल्व करना चाहिए। आपको रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट की पेन पॉइंट्स पता लगेंगी, उनको इन्वॉल्व करना आपके लिए बेनिफिट है और उनका पर्सपेक्टिव जानना आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू सो मच। उन्नति में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू।